Hello students, in my last video I have explained you about causes of deforestation. ठीक है, causes of deforestation. In this video I will explain you about consequences of deforestation. यानी deforestation के consequences क्या होते हैं, उसके harmful effect क्या होते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे. ठीक है, तो we have known that deforestation हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, डिफोरेस्टेशन का हमारी बायोडाइवर्सिटी पे एडवर्स इफेक्ट होता है. वो कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट होते हैं जो डिफोरेस्टेशन के थ्रू एराइजेड होते हैं, उस पर हम लोग कुछ उसके कंसिक्वेंसेस, कुछ हार्मफुल इफेक्ट पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंसिक्वेंसेस. Destruction of forest has affected the food chain and destroyed habitat of many living organisms. Okay, क्योंकि जो फॉरेस्ट होते हैं वो फूड सोर्स के साथ साथ बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, मीन्स बहुत सारे तरह के एनिमल्स, बर्ड्स, ठीक है, बहुत सारी स्पीसीज के लिए हैबिटेट होता है, रहने की जगह देता है. ठीक है, तो और एक आप ये भी जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो फूड चेन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखते हैं, क्योंकि सारे एनिमल्स क्या है अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है. तो अगर फूड चेन में प्लांट नहीं होगा तो क्या होगा, पूरा फूड चेन का जो साइकिल बनती है वो पूरी साइकिल क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. ठीक है, तो अगर फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है तो उसका एडवर्स इफेक्ट हमारे फूड चेन पे पड़ेगा. उसके साथ ही साथ जो हैबिटेट है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो हैबिटेट भी क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ओके, सो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑन द फूड चेन एंड डिस्ट्रॉय द हैबिटेट ऑफ मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट है फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन से. ठीक है, ये एडवर्स इफेक्ट क्यों राइज हो रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट का हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यानी कि डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं. ओके, नाउ मूव ऑन द सेकेंड कंसिक्वेंसेस. द लेवल ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग. ओके, आप जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है उसके कंसंट्रेशन को कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं, क्योंकि प्लांट्स अपने रिस्पिरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को सक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस उसको लेते हैं. ओके, तो अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं मीन्स नंबर ऑफ ट्रीज क्या होंगे, कम होते जाएंगे. इफ वी कट द ट्रीज इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ ट्रीज डिक्रीजेस. ठीक है, तो जो एनवायरमेंट में एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको ग्रहण करने के, उसको लेने के लिए प्लांट्स ही कम होंगे. जब प्लांट्स कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो एटमॉस्फेयर में क्या होगी, इंक्रीज होगी. और आप जानते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज होता है तो इट रिजल्ट्स ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, क्योंकि आपको बताया गया कि ग्लोबल वार्मिंग में जो सबसे रिस्पॉन्सिबल गैस है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. सो अगर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हमारे लिए बढ़ता जाएगा. सो ग्लोबल वार्मिंग इज आल्सो अराइजेस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. ओके, नाउ मूव ऑन द थर्ड consequences. The third one is deforestation leads to increase in temperature and pollution on the earth. This disturbance disturb the water cycle and reduces rainfall. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर के साथ साथ पोल्यूशन भी बढ़ रहा है. ठीक है, आप जानते हैं कि एयर पोल्यूशन को कम करने में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हमारे ट्रीज हैं, हमारे जंगल क्या है, एयर पोल्यूशन को कम करते हैं. ओके, तो अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं इसका मतलब कि हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा, पोल्यूट होगा. हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूटेंट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर राइज होगा. साथ ही साथ
जो हमारा वाटर साइकिल है, वाटर टेबल है, वो भी पूरा क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। वाटर साइकिल क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? क्योंकि अगर पेड़ नहीं होंगे, अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो वर्षा कम होगी, यानी रेनफॉल कम होगा। अगर रेनफॉल कम होगा तो वाटर टेबल क्या होगा, डाउन होता जाएगा। यानी कि हमारे लिए, हमारे पास वाटर की स्कैरिसिटी होगी, जो कि एक बहुत गंभीर खतरा है। ओके, जैसे मान लीजिए अब रेनफॉल ही नहीं हो रहा है तो वाटर टेबल क्या होगा, डाउन होता जाएगा। ठीक। दूसरी बात कि जो ह्यूमन बींग्स के अलावा जो एनिमल हैं, ट्रीज हैं, उनके लिए भी एडिक्वेट अमाउंट में वाटर अवेलेबल नहीं होगा। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का विदाउट वाटर सर्वाइवल क्या है, बहुत मुश्किल है, बहुत ही इम्पॉसिबल सा है। ओके, सो अगर डिफॉरेस्टेशन होता है जिसके वजह से पोल्यूशन बढ़ेगा, दूसरी चीज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज होगा, साथ ही साथ वाटर साइकिल हमारी पूरी डिस्टर्ब होगी, कम रेनफॉल होगा, और जब रेनफॉल कम होगा तो वाटर लेवल डाउन होता जाएगा और हमारे लिए सर्वाइवल करना मुश्किल होगा, क्योंकि वाटर अवेलेबल नहीं रहेगा। जितनी हमको ज़रूरत है उतना एडिक्वेट अमाउंट में वाटर भी अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाटर की भी स्कैरिसिटी एराइज हो रही है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस। द डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन सॉइल इरोजन। ठीक है, आप जानते हैं कि जो सॉइल है वो लेयर्स में है, उसका जो सबसे ऊपरी लेयर है वो फर्टाइल लैंड होता है, जिसपे हम खेती करते हैं, जिसपे ट्रीज पेड़ उगते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो आप जानते हैं कि फॉरेस्ट में जो ट्रीज होती हैं बेसिकली क्या करती हैं, ट्रीज के जो रूट्स होते हैं वो मिट्टी को पकड़े रखते हैं। ठीक है, अगर ट्रीज नहीं होंगे तो मिट्टी की जो पकड़ होगी वो कमजोर होगी, जिसके वजह से एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू सॉइल इरोजन होगा। मीन्स जो अपर लेयर ऑफ द सॉइल होगा वो क्या होगा, पानी के साथ या हवा के साथ बह जाएगा। और आप जानते हैं कि जो सेकेंड लेयर होता है, नीचे का लेयर, डाउन लेयर, वो बेसिकली उसमें ह्यूमस का अमाउंट बहुत ही कम होता है, यानी उसकी फर्टिलिटी बहुत कम होती है, जिसके वजह से अगर अपर लेयर सॉइल इरोजन के थ्रू, ठीक है, एयर या वाटर के थ्रू बढ़ गया तो जो उसके बाद का लेयर है वो हमारे लिए फर्टाइल लैंड नहीं है, वहाँ पे उस जगह पे खेती करना भी कर सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल होगा, यानी लैंड ही पूरी क्या होगी, अनफर्टाइल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर डिफॉरेस्टेशन हम करते हैं तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, मिट्टी का कटाव होगा, और जिसकी वजह से लैंड अनफर्टाइल होती जाएगी। और जब लैंड अनफर्टाइल होगी तो आप जानते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन कम होगा, और जब क्रॉप प्रोडक्शन कम होगा तो सबसे बड़ी संकट हमारे लिए क्या खड़ी होगी, हमारे पास खाने के लिए फूड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स नहीं होंगे, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा, तो हमारे लिए खाने के लिए जो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास पानी के साथ साथ खाने की भी संकट या एक बहुत ही डेंजर कंडीशन एराइज होगा, जहाँ पे हमको फूड भी अवेलेबल नहीं होगा। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस। डिफॉरेस्टेशन आल्सो रिजल्ट्स डिजर्टिफिकेशन। तो अभी मैंने डिस्कस किया इस बात पे, डिजर्टिफिकेशन मतलब डेजर्ट का हिस्सा बढ़ता जा रहा है। तो डिजर्टिफिकेशन कब बढ़ेगा, जब फर्टाइल लैंड का इरोजन हो जाएगा एयर या वाटर के थ्रू, तो जो अनफर्टाइल लैंड बचेगा वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सुटेबल नहीं होगा, यानी डेजर्ट बढ़ता जाएगा, डेजर्ट एरिया बढ़ते जाएंगे, क्रॉप प्रोडक्शन कम होता जाएगा। और ये सारे कंसिक्वेंसेस किसके वजह से राइज हो रहे हैं, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। ओके, तो डिफॉरेस्टेशन आल्सो रिस्पांसिबल फॉर डिजर्टिफिकेशन। ओके, नाउ मूव ऑन द last consequences. As a result of deforestation, ground level also get lowered. The capacity of soil to hold water reduces. The movement of water from soil, ठीक है, surface into the ground slow down, results flood. ठीक है, आप जानते हैं कि फ्लड को भी रोकने का काम कौन करता है, हमारे फॉरेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ग्राउंड लेवल आल्सो गेट लोअर। ठीक है, ग्राउंड लेवल
लोअर होता जाएगा, जो वाटर का जिसको हम वाटर टेबल बोलते हैं वो लोअर होता जाएगा। ठीक है, बेसिकली जो ट्रीज के रूट्स होते हैं वाटर को सीक करते हैं, वाटर को सोखते हैं और ग्राउंड टेबल हमारे इंक्रीज करते हैं। तो अगर ट्रीज नहीं होंगे तो ट्रीज के रूट्स नहीं होंगे, जब रूट्स नहीं होंगे तो वाटर सीक नहीं होगा, और वाटर सीक नहीं होगा तो वाटर टेबल डाउन होता जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। दूसरी चीज कि अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है तो क्या करेगा, फ्लड का कंडीशन राइज कर देगा। पानी अगर नहीं सूखेगा तो क्या होगा, वो बाढ़ आ जाएगी। पानी एक्सेस अमाउंट में अवेलेबल होता है, उसी को तो हम फ्लड बोलते हैं। ठीक है, अगर डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा एक कंसिक्वेंस ये भी है कि फ्लड के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपने बहुत सारे कंसिक्वेंसेस देखे, यहाँ पे देखा आपने कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से हैबिटेट और फूड चेन डिस्टर्ब हो रहा है, वाटर साइकिल हमारी डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है, साथ साथ सॉइल इरोजन हो रहा है, और सबसे लास्ट में फ्लड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर हमारे लिए राइज होंगे। अगर नेचुरल डिजास्टर राइज होगा टाइम टू टाइम तो आप जानते हैं कि अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम अपने आप को, अपनी लाइफ को, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सस्टेन रखना चाहते हैं, उनकी लाइफ को सस्टेन रखना चाहते हैं अर्थ पे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन को कम करके एफॉरेस्टेशन के प्रैक्टिस को इंक्रीज करना पड़ेगा। हम नंबर ऑफ ट्रीज क्या करेंगे, लगाएंगे। पेड़ों को काटने की जगह पे हम नंबर ऑफ ट्रीज लगाएंगे। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि अगर हमने अपनी डेली रिक्वायरमेंट के लिए कुछ ट्रीज को काट भी लिया है तो उस जगह पे हम नए प्लांट लगा देंगे, जिससे कुछ सालों बाद वो फिर एक पौधा बन के तैयार हो जाए, फिर हमारी जरूरतों को फुलफिल करे। ओके, so now move on the next topic, afforestation. Now move on the next topic, afforestation. So by name it suggests that afforestation is the opposite practice of deforestation. ठीक है, एफोरेस्टेशन क्या है, डिफोरेस्टेशन का अपोजिट प्रैक्टिस है एफोरेस्टेशन। ठीक है, यानी planting number of trees, planting number of trees where the trees are being cut off, यानी जिस जगह से ट्रीज को हमने काट दिया है, ठीक है, उस जगह पे नए ट्रीज लगाना, यही क्या है, एफोरेस्टेशन है। ठीक है, तो आपने कंसिक्वेंसेस पढ़ा, आपको ये बात समझ में आ गई कि डिफोरेस्टेशन हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। ठीक है, तो उन सारे कंसिक्वेंसेस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, एफोरेस्टेशन करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ट्रीज का प्लांटेशन ज्यादा करेंगे, जिससे जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज राइज हो रहे थे डिफॉरेस्टेशन से वो सारे क्या हो, रिड्यूस हो जाए। ओके, तो अब इसके क्या क्या लाभ हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये आप डिफॉरेस्टेशन से समझ सकते हैं कि जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज राइज हो रहे हैं डिफॉरेस्टेशन के थ्रू, वो सारे कॉन्सिक्वेंसेज खत्म होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। इसकी अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो सारे हमारे लिए क्या हैं, बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एफोरेस्टेशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने भी समय समय पर कुछ रूल रेगुलेशंस, कुछ लॉज बनाए हैं। ठीक है, जिससे एफोरेस्टेशन को बढ़ावा मिले, या फिर अनफेयर प्रैक्टिस अगर हम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं ट्रीज को काटने का, तो उसको भी हम क्या करें, रोक सके। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया। ठीक है, 1980। ठीक है, ये क्या करेगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, यानी ये एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा लॉ है
जिसको अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको क्या होगा, उसका आपको गवर्नमेंट पनिश करेगी। ठीक है, अगर आप इस लॉज को मतलब इस लॉज को अगर आप नहीं मानते हैं, इस लॉज को अगर आप अवॉइड करते हैं तो क्या होगा, गवर्नमेंट आपको पनिश करेगी। तो इस लॉज को प्रैक्टिस में लाने का गवर्नमेंट का जो सबसे मेन एम है वो यही है कि डिफॉरेस्टेशन को रोका जा सके और एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा मिले। ओके, तो एक लॉज को गवर्नमेंट ने डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए यानी फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए 1980 में जो लॉज बनाया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हुए है। दूसरी चीज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, और ये बेसिकली 1972 में आया। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर आप फॉरेस्ट को काटते हैं यानी डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो उसका जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उस किसके ऊपर पड़ता है, लायन और टाइगर पे। ठीक है, लायन और टाइगर पे, लायन और टाइगर के लिए, क्योंकि वाइल्ड एनिमल में वो जंगल में ही रह सकते हैं और कहीं नहीं रह सकते। तो अगर आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो सबसे ज्यादा खतरा किसके लाइफ पे आ रहा है, टाइगर और लायन के। ठीक है, टाइगर और लायन, यहाँ पे दो चीज है, एक तो बायोडाइवर्सिटी को भी, एनिमल है तो बायोडाइवर्सिटी को भी बैलेंस करेंगे। दूसरी चीज अगर फॉरेस्ट में लायन है या टाइगर है तो क्या होगा, वहाँ के डिफॉरेस्टेशन भी कम होगा क्योंकि लोग उसके डर से जंगलों की कटाई नहीं करेंगे। आई बात समझ में? इसलिए टाइगर का कंजर्वेशन भी जरूरी है। तो इसी एक्ट में टाइगर कंजर्वेशन एक्ट भी है 1972। तो इन दोनों एक्ट के द्वारा गवर्नमेंट ने डिफॉरेस्टेशन को रोकने का और फॉरेस्ट के कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए ये दोनों लॉज इम्पोज किए। ठीक है, तो इन दोनों लॉज को फॉलो करना जरूरी है हर एक के लिए। ओके, नाउ डिस्कस अबाउट रिड्यूसेस या आप कह सकते हैं कि पेपर जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, पेपर बेसिकली इसके ट्रीज पल्प से बनते हैं पेपर। ठीक है, अगर जो आप चूंकि आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स आप जानते हो कि आप पेपर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लिखने के साथ साथ ठीक है नोट्स बनाने और बहुत सारी चीज़ों में पेपर आप यूज करते हैं। तो इसके अलावा ठीक है, आप लिखने के बाद भी बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं जिसको आप वेस्टेज में फेंक देते हो अनयूज करके। ठीक है, या आपको लिखना है, 2 साइड लिखना है, एक साइड आपने लिखा, दूसरी साइड को आपने बिना लिखे ही छोड़ दिया। तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, यानी आप पेपर को ज़्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, यूज या आप कह सकते हैं कि आप मिस यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं पेपर का। ठीक है, अब पेपर कहाँ से आता है, ट्रीज से। तो अगर आप पेपर को यूज करते हैं, मिसयूज नहीं करते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक तरह से ट्रीज के कंजर्वेशन को या फॉरेस्ट के कंजर्वेशन को ही बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा समझिए। तो आप जो पेपर यूज करेंगे उसको उसकी ज़रूरत कम से कम रखेंगे, यानी कम से कम पेपर यूज करेंगे, जिससे जो ट्रीज पल्प है, ठीक है, पेपर कहाँ से मिलता है, ट्रीज पल्प से, और पल्प कहाँ से आएगा, फॉरेस्ट से या ट्रीज से। तो आप अगर कम पेपर यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, आप एक तरह से फॉरेस्ट कंजर्वेशन को ही बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप पेपर की यूज को कैसे कम कर सकते हैं, पहली चीज कि आप अगर पेपर यूज करते हैं तो आप दोनों साइड यूज कर सकते हैं लिखने में। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर पॉसिबल है तो आप डिजिटली नोट्स वगैरह आप अपना रखें जिससे आप कम पेपर यूज करें। ठीक है, आजकल आप देखते हैं कि मनी ट्रांसफ़र वगैरह के लिए या बहुत सारे ऑफिशियल वर्क के लिए सारे कुछ मेल या फिर व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं, पेपर वर्क वहाँ पे कम करते हैं। तो ये बेसिकली हम किस लिए कर रहे हैं, हम अपने फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं, हम कम ट्रीज काटेंगे, जो उसके कंसिक्वेंसेज है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट को फॉलो करते हुए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करेंगे जिससे आप कम से कम पेपर यूज करें या कम से कम उन सारी चीज़ों को, उन सारी एक्टिविटीज़ को करें जहाँ पे ट्रीज या फॉरेस्ट को कम कट करना पड़े। एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देंगे। ठीक है, जिससे अपने आसपास की चीज़ों को
या फिर आप कह सकते हैं कि अपनी बायोडाइवर्सिटी को आप क्या रखेंगे, कंजर्व रखेंगे। तो ये चैप्टर पढ़ने का भी एम हमारा यही है कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करें। तो चूँकि बायोडाइवर्सिटी का सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्टर हमारे फॉरेस्ट हैं, तो हम फॉरेस्ट को भी कंजर्व करेंगे, सारे कंसिक्वेंसेज जो हैं उसको रिड्यूस करेंगे, एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देंगे, जिससे अपनी लाइफ साथ ही साथ दूसरे एनिमल या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी हम के लाइफ को भी हम सस्टेन रखने में मदद करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर दिस। और जो इसके बाद चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू।